आप सभी दर्शकों को सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा ही नहीं, उगाड़ी और जो भी नया वर्ष आज मना रहे हैं, आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय बाजार की चाल स्पीच लेकर आते हैं। कल की धमाकेदार तेजी के बाद आज कुछ मोमेंटम कायम है। करीब 90 अंकों का इजाफा आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। निफ्टी की तरफ से अब 22,553 के लेवल्स, वैसे हम डे हाई से ज्यादा दूर है नहीं, 22,768 का लेवल था वो। गौर करिएगा निफ्टी बैंक की चाल पर। आज का दिन वैसे भी इंपॉर्टेंट है निफ्टी फाइनेंशियल्स की एक्सपायरी के लिहाज से, तो यहाँ पर भी खरीदारी का सिलसिला कायम। करीब 300 अंकों की बढ़त पर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 48,940 तक पहुंचा था। फिलहाल 48,880 के आसपास तक का ट्रेड आपको नजर में आएगा। मिड कैप्स की भी भागीदारी दिख रही है। 190 अंकों का इजाफा इधर बना है। 50,000 के ऊपर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय बढ़ने वाले शेयरों की फेवर में साफ तौर से दिखाई दिया है। फटाफट से मैं सेक्टोरली, इनफैक्ट वो सेक्टोरल ट्रेंड वाले स्टॉक्स अगर आपके पास है, इंडाइसेस हैं, तो डायरेक्टर साहब वो दिखा दीजिएगा जो हम नॉर्मली ओपनिंग या क्लोजिंग में देखते हैं। आज आप गौर करेंगे मेटल इंडेक्स में करीब 1% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। ये कंट्रीब्यूटर्स हैं, उसमें आपको बैंकों की भागीदारी दिखाई देगी। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स तेजी में। टेक्नोलॉजी में खरीदारी और मेटल्स में खरीदारी बनती दिखाई दी है, लेकिन रिलायंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सेक्टोरल तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे ज्यादा योगदान अगर एक क्षेत्र का है, वो है पहला आपका निफ्टी का मेटल इंडेक्स 1.5% के गेंस, और दूसरा है निफ्टी का आईटी इंडेक्स 1.25% की तेजी वहां पर बनती दिखाई दी है। वैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी का रुझान है, 1.25% तक का इजाफा। और आज सुबह में हम देख भी रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसा स्टॉक किस तरह भागा है। निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर। सीपीएसई, ऑटो, ऑयल एंड गैस ये थोड़े से साइडवेज है। मैं मुनाफा वसूली नहीं कहूंगी, साइडवेज ट्रेंड आज बनता दिखाई दिया है। तो ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, कल तक इनके रिटर्न्स कैसे रहे, आज की क्या तैयारी है, इस सब पर होगी बातचीत। और मैदान में हमारे 3 जानकार जो इस समय हैं वो है रूपक डे, समित चौहान और जतिन गेडिया। कल तक इनफैक्ट रूपक करीब 0.65% के % के रिटर्न्स कमा रहे थे, जतिन 0.16% के रिटर्न्स। रूपक अनफॉर्चुनेटली -4% के रिटर्न्स पर हैं। आज की तैयारी क्या लग रही है? आप सभी का स्वागत और आप सभी को गुड़ी पाड़वा और उगाड़ी की ढेरों शुभकामनाएं। समित मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं? अच्छा, समित हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। जतिन, कैसे पढ़ा जाए इस मार्केट को? जतिन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है जी। मैं पूछ रही हूँ मार्केट को कैसे पढ़ेंगे? देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो कल के ट्रेडिंग सेशन में 22,620 का जो लेवल ऊपर की तरफ ब्रीच हुआ है, उसके कारण एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। मेरे को लगता है कि 22,840 और उसके बाद 23,000 लेवल्स तक हम देख रहे हैं ऊपर में निफ्टी के लिए। तो मोमेंटम मेरे को लगता है कि पॉजिटिव रहेगा। फ्रंटलाइन स्टॉक्स में इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। इंटरेस्ट बना रहना चाहिए निफ्टी के ट्रेड्स में। ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक भी भापा जाएगा इस मार्केट को। रूपक, तेजी वाले मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स हो गए, कैसे रिकवर करेंगे? मेरा स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रहेगा। मेरे ख्याल से रिकवरी होगा तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर कंसंट्रेशन रहेगा तो ही रिकवरी होगा। क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा है, लेकिन मेरा जो स्टॉक्स रहेगा अभी वो हो सकता है मार्केट के बाहर, मतलब निफ्टी के बाहर हो सकता है, ताकि मैं जल्दी कैचअप कर सकूं। एक स्टॉक तो आज आपका जमकर चला है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, उस पर आएंगे। लेकिन समित से भी एक व्यू ले लेते हैं। समित, आज निफ्टी फाइनेंशियल की एक्सपायरी वाला दिन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बैंकों का पार्टिसिपेशन, निफ्टी बैंक के लिए क्या इशारा है? गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट 4-5 दिनों से हम देखें तो फाइनेंशियल स्पेस ही काफी ज्यादा आउटपरफॉर्म कर रहा है, और आज भी हमने देखा है न्यू हाइज यहाँ पे क्रॉक हो चुके हैं। बट क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा ट्रंकेटेड वीक भी है, तो हमें लगता है कि ज्यादा ऐसी बड़ी यहाँ पे फॉलो नहीं आएगी। तो आपको क्योंकि एक अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,000 का एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल मार्क भी यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, तो थोड़ा आपको हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा। बट काफी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है मार्केट में काफी अच्छी है, और थीम वाइज आपको ज्यादा पिक करना, स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन है
वो अभी हमें लगता है कि कंटिन्यू रहेगी, तो आपको थीम स्पेसिफिक जो भी स्टॉक्स है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। थीम स्पेसिफिक स्टॉक्स पर फोकस करें और जो स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न्स बने हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आउट परफॉर्मर्स, रूपक का एक ट्रेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज जो करीब 5% की कमाई करके दिया है इनको, और दूसरा है समित चौहान का हिटाची इंजीनियरिंग जो 4.5% के रिटर्न्स कमा चुका है। वैसे समित का वो हिटाची वाला जो टारगेट था वो भी अचीव हुआ, 7830 के आसपास इन्होंने कहा था वो टारगेट रहेगा। तो समित में आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ, आपने आज मैक्रोटेक में मुनाफा बुक किया है 1205 पर, हिटाची में टारगेट हिट हुआ, ग्लैंड फार्मा में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। ग्लैंड फार्मा के अलग कारण है, वो जो आज 2 एंटिटी स्टेक बेच रही हैं तो वहां पर कुछ शेकआउट देखने को मिला है। आज का ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? जी हाँ, देखिए अनफॉर्चुनेटली ग्लैंड फार्मा में क्योंकि ब्लॉक हुआ है तो उसके चलते ये डिस्काउंट पे उसका जो स्टॉप लॉस है हमारा हिट हुआ, तो उसमें से हम एग्जिट करने की सलाह देंगे। तो यहाँ पे एफएसएल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस वो हमें काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक ओवरऑल हम देखें तो रिसेंटली प्राइस करेक्शन अच्छा खासा कंप्लीट किया है और वापस जो हाई डिग्री अप ट्रेंड है वो इसने रिज्यूम किया है। आज का ओवरऑल हम ट्रैक्शन देखें, हमें लगता है कि ये मूव और एक्सटेंड होगी, तो 216 के टारगेट के लिए एफएसएल हम बाय करने की सलाह देंगे। 202 का यहाँ पे स्टॉप लॉस, 202 का स्टॉप लॉस रहेगा और ये फिलहाल आपके लिए एक स्ट्रैटेजी तेजी की इस समय बन रही है। ठीक है, 216 तक के लेवल्स आएंगे और 202 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये रहा पहला ट्रेड इस समय समित का। चले लेकर आते हैं जतिन का पोर्टफोलियो, और जतिन के केस में आप देखेंगे तो एक तो रैमको सीमेंट के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं, दूसरा ये जो होल्ड कर रहे हैं ट्रेड है वो है मेट्रोपोलिस। आज अपोलो टायर से एग्जिट करना पड़ा, नया क्या जोड़ेंगे आप? बैंकिंग स्पेस में से आरबीएल बैंक होगा। तो आरबीएल बैंक में हमने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरे को लगता है इसमें एक अपसाइड की तरफ एक रैली देखने मिलनी चाहिए, जो अराउंड 275 276 तक के लेवल्स के लिए हम लोग प्ले करेंगे। तो 275 के स्टॉप लॉस 275 के टारगेट के लिए और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 255 का। तो आरबीएल बैंक में लॉन्ग का ट्रेड रहेगा। बैंक में मौका मिल रहा है 258 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, आज करीब 3 रुपए ऊपर है। कल भी जब भी हम बंधन बैंक की बात कर रहे थे आरबीएल मेंशन किया जा रहा था क्योंकि वहां पर भी एक ओवरहैंग था और उसके बाद स्टॉक में एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। तो 275 टारगेट है और 255 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये है आपके लिए इस समय आरबीएल बैंक पर एक बाय साइड का ट्रेड। ठीक है, अब चलिए रूपक का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। रूपक के पोर्टफोलियो में एक तो गोदरेज प्रॉपर्टीज शानदार रिटर्न दे चुका है, इन्होंने 2791 पर आज सुबह में इसे बुक किया। आरआर काबेल में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और कोची शिपयार्ड के ट्रेड को ये होल्ड करे। कोची शिपयार्ड में तो कल जोरदार तेजी बनी थी। बताइए अब नया ट्रेड आज का रूपक क्या रहेगा? नया ट्रेड रहेगी आज का नेशनल एल्युमिनियम। तो नैल्को में हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, बट कुछ दिनों का कंसोलिडेशन था। आज के दिन एक ब्रेकआउट आया विद राइजिंग वॉल्यूम, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 210 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 177 पे। 177 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस और 210 के लिए नैल्को का टारगेट रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय वो नया ट्रेड। रूपक दूसरा ट्रेड इस समय देना चाहेंगे या फिर रुकेंगे? नहीं, उसके लिए रुकूंगा थोड़ा। ओके, समित क्या इरादा है फर्स्ट सोर्स के साथ इस समय दूसरा ट्रेड? देखिए एक ट्रस्टेड क्यूएसआर चेन है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट देवयानी इंटरनेशनल। ये स्टॉक ने काफी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है। जो भी ब्रॉडर मार्केट में रिसेंटली हमने रैली आते हुए देखा है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट अभी कहीं ना कहीं एक जो करेक्शन है, प्राइस करेक्शन, वो कहीं ना कहीं 150-160 के आसपास थम गया है। एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग प्रोसेस हमने लास्ट 2-3 हफ्तों में देखा और आज सुबह से हम अच्छी खासी खरीदारी ये स्टॉक में देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये थोड़ा कैचअप मूव आपको आने वाले हफ्तों में ये स्टॉक में दिखाई दे सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पे हमें लगता है ये 190 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है, बट फॉर द वीक पॉसिबल है ये 178-180 के लेवल्स छू सकता है।
तो 180 के टारगेट के लिए हम देवयानी इंटरनेशनल बाय करने की सलाह देंगे। 161 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। 161 का स्टॉप लॉस रहेगा और आप कह रहे देवयानी इंटरनेशनल 178 180 के लिए खरीदा जाए, यहाँ पर मौका इस समय बनता दिखाई देगा। अच्छा, वैसे समित आप क्या आज घर से जुड़े हैं या फिर दफ्तर पहुंचे हैं? जी नहीं, घर से ही। हाँ, मुझे लगा। एनीवेज, आप एंजॉय द फेस्टिवल। काम तो करना पड़ेगा लेकिन एंजॉय द फेस्टिवल, एटलीस्ट वो मौका मिला आपको घर पर कुछ समय बिताने का। अच्छा, एक व्यू मैं मेटल्स पर लेना चाहती हूँ क्योंकि रूपक आपने नाल्को आइडेंटिफाई किया, सेल है, टाटा स्टील जैसे ट्रेड्स हैं, इन सब में हम देख रहे हैं लगातार रौनक कायम है। यहाँ पर भी क्या कुछ मौके आगे दिखेंगे तेजी के? जी हाँ, मेरे ख्याल से निफ्टी मेटल्स में जो पॉजिटिविटी था वो कुछ दिनों का कंसोलिडेशन में था, 3-4 दिनों का, लेकिन आज फिर वापस एक बार मोमेंटम वापस आया निफ्टी मेटल में। तो मेरे ख्याल से निफ्टी मेटल जो है वो 90-100 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और इस स्पेस में जो तेजी वो बने रहेगी शॉर्ट टर्म में। ओके, तो शॉर्ट टर्म में तेजी बनी रहेगी, तो यहाँ पर भी अब मौके हैं जो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का स्टॉक आज भले ही 4% नीचे हो, लेकिन अगर आप ध्यान दें इस महीने में ये करीब 13% तक के रिटर्न्स दे चुका है, और तेजी की वजह ये थी कि कंपनी 5,000 करोड़ QIP के जरिए रेस करना चाहती थी। अब सक्सेसफुली वो 5,000 करोड़ इन्होंने रेस कर लिए हैं, और बड़े नामी निवेशक दरअसल चेक इन हुए हैं। GQG, अडिया, UBS, इसके अलावा ब्लैक रॉक जैसे नाम दरअसल पार्टिसिपेंट्स हैं इस फंड रेज में। अब कंपनी इन फंड्स का इस्तेमाल कैसे करने वाली है, और साथ ही साथ जो FY30 तक के जो 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो कितनी अग्रेसिवली हासिल करेंगे, इस सब पर मैंने ही बात की जेएसडब्ल्यू एनर्जी के जॉइंट MD और CEO शरद महेंद्र और डायरेक्टर फाइनेंस एंड CFO प्रीतेश विनय से। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि ये एक ग्रोथ कैपिटल की तरह हम इसको देख रहे हैं। हमने ये प्लान ऑलरेडी दिया हुआ है कि हम FY30 तक हमको 20 गीगावाट की कैपेसिटी पे पहुंचना है, और हम उस लाइन पे चल रहे हैं। और अगर अभी हम देखें, हमने जो अभी ये साल ख़त्म हुआ है मार्च 24 में, तो हम 7.2 गीगावाट कैपेसिटी पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं, और हमने ये 20 गीगावाट का अनाउंसमेंट जो 2 साल पहले किया था कि FY30 तक पहुंचना है, वो 2 फेजेज में था। FY25 एंड तक हमने कहा था 10 गीगावाट पहुंचेंगे, और उसके बाद FY25 से FY30 तक के बीच में हम 20 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे। प्रीमाइस एक तो थोड़ा सा कर्ज कम करने का था, दूसरा न्यू एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी आर्म में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा डालने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। क्या आगे भी चलकर आपको लगेगा कि मौका मिलेगा तो रिन्यूएबल आर्म के लिए और फंड रेज करेंगे? क्या उतनी विंडो है इस समय जब आप निवेशकों से बात करते हैं? जो शरद जी ने बोला कि हमारी जो 2030 की टारगेट है, अगर हमें 20 गीगावाट जनरेशन और 40 गीगावाट आवर स्टोरेज 2030 तक करनी थी, तो हमें नए कैपिटल की ज़रूरत नहीं थी। जो हमारा इंटरनल कैश फ्लो, इंटरनल अक्रूवल्स है साल का, वो काफ़ी था। लेकिन चूंकि अभी जैसे इन्होंने बोला, बिकॉज ऑफ ये इकोनॉमिक मोमेंटम, पावर डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, तो ऑप्शन टू एक्सेलरेट ग्रोथ है, तो उसके लिए हमने एडिशनल कैपिटल रेज किया। तो इसीलिए मैं कहीं पे डेट पे डाउन करूं वो मैटर नहीं करता है, बिकॉज अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड बेसिस पे बैलेंस शीट क्या दिख रही है वो है। तो क्लियरली ये कैपिटल रेज से मैसेज ये हम दे रहे हैं कि अब हम ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो ऑप्शनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जहां आप अपने 2030 के टारगेट्स अग्रेसिवली या टाइम से पहले अचीव करेंगे, क्या मिक्स भी काफी ज्यादा बदलने वाला है, थर्मल बिजनेस वर्सेस आपका रिन्यूएबल बिजनेस इन द कमिंग इयर्स? अगर अभी हम देखें कि आज अगर हमारा थर्मल पोर्टफोलियो अभी जो हमारा साल खत्म हुआ मार्च 23 में, ऑलमोस्ट 50-50 है। 50% हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो, एंड 50% थर्मल है। अभी जो हमारी कैपेसिटी एडिशन जो वर्क इन प्रोग्रेस इस समय चल रहा है, जो हम इस साल जो करंट ईयर अभी शुरू हुआ है, करंट फिस्कल एंड पे जो हम क्लोज टू 10 गीगावाट पहुंचेंगे, उसमें हमारा ये पोर्टफोलियो 60% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का हो जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड हमने ये जैसा डिक्लेयर किया था कि 2/3 रिन्यूएबल 1/3 थर्मल,
उससे ज़्यादा ही हमारा 2/3 से ज़्यादा ही ग्रीन पोर्टफोलियो होगा। तो आने वाले समय में मेजर फोकस हमारा JSW नियो के थ्रू ग्रीन एनर्जी पे ही है। प्रीतेश जी, फिर उस लिहाज से अगर एक अंदाजा दे सके, क्योंकि हम एक पीक डिमांड सीजन में भी उतर रहे हैं, क्लियरली आगे चलकर कंपनी का फोकस होगा रिन्यूएबल पर काफी ज्यादा जोर देना, क्योंकि इस समय वो डिमांड पिकअप कर रही है एंड यू नो इट परहैप्स विल बी वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी सॉ इन 20 इयर्स अगो, जहां पर रिन्यूएबल कंपनी आई लेकिन लास्ट नहीं कर पाए फॉर वेरियस अदर रीजंस। यहाँ पर सक्सेस के लिए मर्चेंट टैरिफ्स में कितने बदलाव, कितना आगे और इजाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है? आपको कितनी विजिबिलिटी लग रही है कि वो टैरिफ्स भी बेहतर आप लोगों को मिले? नहीं, मर्चेंट टैरिफ्स तो देखिए ऑलरेडी काफ़ी इजाफा हो चुका है। अगर आप पिछले 3 साल में देखें तो मर्चेंट टैरिफ्स काफ़ी ऊपर गई हैं। और अभी भी क्या हो रहा है कि पीकिंग आवर्स में वो 8 से 10 रुपए पहुंच जाती है। ऑफ पीक आवर्स होते हैं दिन में, क्योंकि सोलर सप्लाई आ जाती है तो उस समय कम हो जाते हैं। तो एवरेज भी आप अगर देखें मार्च 24 अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का भी जो जस्ट ख़त्म हुआ है, एवरेज मर्चेंट टैरिफ पूरे साल का ऑन अ राउंड द क्लॉक 24 आवर बेसिस करीब 5-5.25 रुपए से ऊपर था। तो ये काफ़ी अच्छा टैरिफ है, मतलब क्योंकि इसमें सीजनैलिटी है, इसमें टाइम ऑफ डे टैरिफ है, सब कुछ है। तो हमारे हिसाब से कि अभी पीक समर आने वाला है तो वापस टेम्पररीली फॉर फ्यू मंथ्स ये ऊपर जाएगा, और फिर जब मानसून आएगा तो फिर वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एवरेज साल का हमें लगता है कि 5 से 6 रुपए के बीच में मर्चेंट टैरिफ सस्टेन करेगा। ये बहुत अच्छा टैरिफ है, क्योंकि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के कंपैरिजन में इंटरनेशनल कोल प्राइसेस बहुत हाई थे उस साल, और तब जाके करीब 6 रुपए का टैरिफ था। तो कोल प्राइसेस तो बहुत नीचे आ गई हैं सीबोर्न मार्केट्स में, थर्मल मार्केट्स में अगर आप देखें तो जो डार्क स्प्रेड बोलते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है 5 से 6 रुपए के बीच में। तो हमारे हिसाब से ये यहाँ सस्टेन करेगा एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए, क्योंकि जब तक ये पावर डिमांड सप्लाई का गैप रहेगा मर्चेंट टैरिफ्स विल बी फर्म। और ये कितना फिर एड करेगा आपके मार्जिन्स को और बेहतर करने के लिए? क्योंकि लास्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में हमने देखा था कोल के दाम थोड़े से कम हुए थे तो उसका काफी फायदा मिला था। तो ये अब करंट सिचुएशन और कितनी एड करती हुई दिखाई देगी? देखिए हमारे लिए क्या होने वाला है कि हमारी ऑलरेडी 650 मेगावाट की इम्पोर्टेड कोल बेस्ड मर्चेंट कैपेसिटी है। फिर डोमेस्टिक कोल बेस्ड एक 3.5 मेगावाट की यूनिट 1 हमने इंड भारत में सिंक्रोनाइज जनवरी में की थी, जो अभी जस्ट स्टेबलाइजेशन होके अभी ऑपरेशनल हो रही है। सेकेंड यूनिट 350 मेगावाट की इंड भारत की हमारी इस क्वार्टर के एंड में सिंक्रोनाइज होने वाली है। तो आप एक क्वार्टर और का स्टेबलाइजेशन देख लें तो सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल ईयर से अक्टूबर ऑनवर्ड्स 700 मेगावाट की स्टेबलाइज्ड डोमेस्टिक कोल बेस्ड मर्चेंट कैपेसिटी ऐड होने वाली है। तो हमारे हिसाब से हमें उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। एंड हम उसको ऐसा देख रहे हैं कि हम कुछ एक्सेस कैश जो फ्री इक्विटी हम जनरेट कर पाएंगे ग्रोथ में डिप्लॉय करने के लिए। जो आप एक्सेस कैश जनरेट करेंगे, जो आप ग्रोथ में डिप्लॉय करना चाहेंगे, उसमें शरद जी कुछ क्या इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज पर भी आपकी नजरें हैं? क्योंकि मित्रा एक बहुत ही सूटेबल अपॉर्चुनिटी थी और उसका पूरा फायदा कंपनी को मिलता दिखाई देने लगा है। ऐसे कुछ आपने आइडेंटिफाई किए हैं एसेट्स? जी, ये एक अभी आजकल हम देखें तो ये एक रेगुलर फिनोमिना हो गया है कि इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कंटिन्यूअसली आ रही हैं, स्पेशली सोलर में, सोलर स्पेस में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने बिड्स पहले जीते थे, प्रोजेक्ट्स लगाए थे, वो विद अ फंड लाइफ ऑफ 3 इयर्स 5 इयर्स, तो काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में रेगुलरली आते रहते हैं। तो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे कमेंट ना करते हुए हम ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग इसको डेफिनेटली बहुत ही कीनली मॉनिटर करते हैं और ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, और ऐसा कोई एक अपॉर्चुनिटी जो हमको सूटेबल लगता है वी विल डेफिनेटली बी ओपन, क्योंकि हमारी एक अपनी कोर स्ट्रेंथ जो है जिसको हम जरूर से इवेलुएट करते हैं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, वो एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ जो हमारी है कि हम जो भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है हम उसको फास्ट एग्जीक्यूशन, बहुत लोएस्ट वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट, जैसा प्रीतेश भी बोले थे, हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो हमको पूरा वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं,
उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं प्रोजेक्ट के, हमको इमीडिएट फ्री कैश फ्लो गेट्स जनरेटेड, तो वी इवेल्युएट इन टोटलिटी और फिर डिसाइड करते हैं। और ये हमारा जो अभी रिसेंट फंड रेज हुआ है, इसने हमको और स्ट्रेंथन किया है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अगर अच्छी आती हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एंड गुड लक टू जेएसडब्ल्यू। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और रूपक ने इनफैक्ट एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, वो देख लेते हैं और फिर आपके लिए एक ओवरऑल रैप में लेकर आऊंगी कि किसने क्या ट्रेड दिया। रूपक बताइए क्या जोड़ रहे हैं इस समय? मेरा ट्रेड रहेगा अमर राजा बैटरी। स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, तो पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में। ओवर द शॉर्ट टर्म स्टॉक 1020 तक जा सकते हैं ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 874 पे। ओके, 1020 का टारगेट यहाँ पर और 874 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। अमर राजा जहाँ पर करीब करीब 5% के गेन्स है। कल वैसे एक्साइड तेजी में था उस Hyundai और किया की डील के बाद, और आज अमर राजा पर एक बाय कॉल आता हुआ 1020 का टारगेट। चलिए फटाफट से मैं रिकैप कर देती हूँ जो सभी ट्रेड सामने आए हैं हमारे जानकारों की तरफ से। बाय साइड की स्ट्रैटेजी पर सभी फोकस कर रहे हैं, और आज देखिए समित ने फर्स्ट सोर्स जोड़ा है, 216 का टारगेट दिया, 202 का स्टॉप लॉस। देवयानी इंटरनेशनल दूसरा ट्रेड है, 180 का टारगेट, 161 इनका स्टॉप लॉस है। लेकर आइएगा अगला पोर्टफोलियो जो है इस समय स्क्रीन पर आता हुआ समित का ही, करीब 1% के रिटर्न्स फर्स्ट सोर्स में, और देवयानी करीब 0.54% के रिटर्न्स इनको कमा कर दे रहे हैं। जतन के पोर्टफोलियो पर नजर डालें, मेट्रोपोलिस कैरी किया 1865 टारगेट, रैमको सीमेंट भी कैरी करके जा रहे हैं 927 का टारगेट। आज का नया ट्रेड जो जोड़ा है वो है आरबीएल बैंक, 275 का टारगेट है, 255 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। रिटर्न्स की सिचुएशन यहाँ पर मेट्रोपोलिस 0.75% के रिटर्न्स दे रहा है, आरबीएल बैंक सबसे ज्यादा रिटर्न कमा कर दे रहा है 0.84% के, रैमको करीब 0.17% के रिटर्न्स देता हुआ। अभी अभी नया ट्रेड आया है रूपक की तरफ से अमर राजा, और साथ ही इसके पहले इन्होंने एक और ट्रेड जोड़ा, वो दोनों ही स्टॉक्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अमर राजा के केस में 1020 का इन्होंने कहा है टारगेट आप लेकर चलें, और साथ ही साथ ये स्टॉक एक डिसेंट मोमेंटम में है। प्लीज दिखाइएगा पूरा पोर्टफोलियो रूपक का, और मेरे ख्याल में कोची शिपयार्ड इन्होंने दरअसल कैरी किया 1300 का टारगेट, 1110 स्टॉप लॉस। नैल्को नया ट्रेड जोड़ा है, 210 का टारगेट, 177 का स्टॉप लॉस है। अमर राजा इसमें जुड़ेगा। तो ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है वो मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में लेकर आऊंगी, लेकिन तब तक एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। पूरा रिकैप रिटर्न्स का डायरेक्टर साहब ब्रेक से पहले दिखाएंगे। वायर एंड केबल बिजनेस पर दरअसल HSBC की आज ताजा रिपोर्ट आई, और HSBC बुलिश है खासतौर से 3 स्टॉक्स पर। एक है पॉलीकैब, दूसरा इनका है KEI इंडस्ट्रीज, और तीसरा है RR काबेल। दरअसल पॉलीकैब और KEI के लिए इन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ा दिए हैं, और टारगेट्स इसीलिए बढ़ाए गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये साल कंपनी के लिए अच्छी अर्निंग्स वाला रहेगा। अच्छे मजबूत वॉल्यूम्स के बल पर दरअसल उनकी उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिलेगी। वैसे आप ध्यान दीजिएगा कि इंडस्ट्री इस समय करीब 74,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, और जैसे आप वो डेटा पॉइंट देख रहे थे, अगले 4 सालों में ये 1,16,400 करोड़ पर आती हुई दिखाई देगी। ग्रोथ अच्छी है, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हाथ में मार्केट शेयर जो है उसका फायदा बनता दिखाई देगा, इसीलिए ब्रोकरेजेस इस पूरे पैक पर बुलिश हो रहे हैं। अब वो टारगेट्स आ जाएंगे जो HSBC दरअसल दे रहा है इन 3 कंपनियों पर। 2 कंपनियों के लिए टारगेट बढ़े हैं। पॉलीकैब में टारगेट बढ़ाकर 5,870 का किया है, KEI का टारगेट 3850 का है, और RR काबल पर भी ये कह रहे हैं करीब 1800 के टारगेट के लिए मौका है तेजी की पोजीशंस लेने का। एक तो अर्निंग्स अच्छी रहेगी क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पर कैपेक्स ड्राइव कर रहा है पूरी ग्रोथ को, जो सरकारी कैपेक्स है और साथ ही साथ निजी कैपेक्स। हाउस होल्ड से भी डिमांड अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक कैपेक्स ही नहीं, बल्कि इन कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट्स भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, इसीलिए यहां पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बनेगी। इस समय वायर एंड केबल के जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट शेयर के लिहाज से, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ऑफ कोर्स पॉलीकैब होल्ड करता है 15% प्लस का, फिर KEI, हेवल्स, फिनोलेक्स और RR काबल है। बाकी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स
29% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड के हाथ में अभी भी 30% तक का मार्केट शेयर। तो जैसे जैसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स मार्केट में आएंगे यानी कि लिस्ट होंगे, वैसी वैसी अपॉर्चुनिटी निवेशकों के लिए भी बढ़ेगी। फिलहाल 3 स्टॉक्स जो आपके फोकस में होने चाहिए, उसमें पॉलीकैब, KEI और साथ ही साथ RR काबल है। ये है फिलहाल HSBC की राय। तो ये है पूरे इस सेक्टर पर एक पर्सपेक्टिव। लेकिन फटाफट से अब खिलाड़ी नंबर 1 में इजाजत लेने का समय हो रहा है। तो रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर अब करना चाहती हूं मैं पेश। ये है आपके लिए हाल, जहां पर जतिन गेडिया करीब 1.2% के रिटर्न्स कमा रहे हैं। समित 1.56% के रिटर्न्स पर है। रूपक के -4.5% के रिटर्न्स अब सिर्फ -0.06 पर आ गए हैं, यानी कि ये कभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आएंगे। गुड लक टू यू जेंटलमैन। आगे कोई भी अपडेट जो आएगा वो 1 बजे के शो के दौरान हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे और सोशल मीडिया पर वो अपडेट्स भी लगातार होंगे शेयर। शुक्रिया आज समय निकालने के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।